बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं रोशन पाकिस्तान और मैं हूं मुनव्वर अतीक। नाज़रीन मोहतरम, जैसा कि आप जानते हैं कि अमेरिका के इलेक्शन के नतीजे आ गए और जो बाइडन इस वक्त प्राइम मिनिस्टर सदर के अहदे पे मुंतखब हो चुके हैं। ट्रंप का बोरिया बिस्तर गोल हो गया है। जो बाइडन की जीत और ट्रंप की हार के असरात हमारे मुल्क के ऊपर क्या आएंगे, और अगर हम इसको आलमी सतह पर देखें तो दुनिया के ऊपर इसके असरात क्या आएंगे। क्या दुनिया अमन का गहवारा बनेगी या उसके अंदर कुछ और होने जा रहे हैं। इन पे आज इन सब मौजूआत पे बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं जनाब डॉक्टर मोहम्मद सलीम खान राव साहब। राव साहब, बहुत शुक्रिया आपने हमें वक्त दिया। वेलकम। ट्रंप के हवाले से बहुत सारे खदशात ज़ाहिरी बात है पाए जा रहे थे कि अगर ये दोबारा आ गया तो पहले से भी ज़्यादा नुकसान होगा, ना सिर्फ अमेरिका की मईशत का बल्कि बहुत सारे मुल्कों का। जो बाइडन से बहुत सारी उम्मीदें लगाई जा रही थी, लगाई गई थी, और उन्हीं उम्मीदों के नतीजे में उसने भारी अक्सरियत में विन किया। और दूसरी बात पाकिस्तान के हवाले से अगर की जाए तो पाकिस्तान में मीडिया पर जो पाबंदी थी वो ट्रंप के होते हुए तो मुमकिन थी, लेकिन जो बाइडन के हवाले से ये कहा जा रहा है कि जो बाइडन इसके हक में बिल्कुल नहीं है। मीडिया की आज़ादी उसकी प्रायोरिटी है और उसका एक सबूत हमें अब इसको रिलेट करें या ना करें वो एक अलग बात है, लेकिन एक सबूत हमें मिलता है कि 8 माह की मुसलसल कैद के बाद मीर शकील उर रहमान को जो बाइडन के जीतने के साथ ही रिहा कर दिया गया। नैब के वकील ने उसके ऊपर कोई एतराज़ नहीं किया। सुप्रीम कोर्ट में जब पहली दफ़ा उनका केस लगा तो उनको ज़मानत दे दी गई, तो उस पर नैब का जो वकील था उसने कोई कमेंट्स नहीं दिए ऐसे कि जिसकी वजह से उसकी मुस्तरद की जाती, उसकी ज़मानत की जो अपील थी, वो जो थी दरख्वास्त थी। ये सारी बातें इस चीज़ का इशारा देती हैं कि थोड़ा सा अब इनको भी मोहतात होकर चलना पड़ेगा जो पाकिस्तान के अंदर रूलिंग में है। मीडिया को जिस तरीके से यहाँ पे दबाया जा रहा है या पिछले 2 साल में दबाया गया है, मेरा ख्याल है कि उसमें अब थोड़ी सी बेहतरी आनी शुरू हो जाएगी। जो बाइडन और ट्रंप के जो बुनियादी नज़रियात हैं, आपके ख्याल में इनमें क्या फ़र्क क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम। मुनव्वर अतीक साहब, दोनों में डिफरेंस यूँ लगता है जैसे हम कह देते हैं ना, एक लफ्ज़ आम हमने सुना है, मजहबी शिद्दत पसंद। ठीक है। तो ट्रंप था सियासी शिद्दत पसंद। ठीक है। उसका मिजाज सख्त था। तो जो नया सदर है उसका मिजाज वैसा नहीं लग रहा, और मिजाज में नरमी ये पहली शर्त होती है क़यादत के लिए। बाकी माहिरीन का ये भी तज्ज़िया है कि ट्रंप के मुकाबले में इस वक्त कोई भी आता वो जीत जाता। ठीक है। और उसकी मुझे फेलियर की 2 वजूहत नज़र आती हैं। एक तो उसने ब्लैक रेस के साथ इंसाफ नहीं किया। ओके। तो ये बहुत बड़ा एलिमेंट होता है। हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का कौल है कि हुकूमत या रियासत मज़हब के बग़ैर तो चल सकती है मगर अदल के बग़ैर नहीं चल सकती। ठीक है। तो चाहे रेस ब्लैक हो या वाइट हो, अपने हो या पराए हो, मुस्लिम हो या नॉन मुस्लिम हो, अदल करना, इंसाफ देना, ये पहली शर्त होती है। इसके बग़ैर माशरे या रियासत या हुकूमत नहीं चलती। एक फेलियर की वजह यह है कि ब्लैक रेस उसके ख़िलाफ़ गई है। दूसरी ये भी कह लें कि जो कोरोना क्राइसिस आए उसमें उसने इतना सीरियस नहीं लिया और हलाकतें ज़्यादा हुई हैं, जबकि चाइना से ज़्यादा डेवलप्ड है अमेरिका, और चाइना ने कैसे हैंडल कर लिया अमेरिका नहीं कर सका। तो इसका मतलब ये है कि इन्होंने ख़ुद लापरवाही की है, उससे लाखों जाने गई हैं। तो ये फैक्टर्स हैं। और दूसरा कि सख्त मिजाजी जो है वो बज़ात ख़ुद एक नेगेटिव पॉइंट होती है। ये फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से वो हार गया है और जो बाइडन जीत गया है। जो बाइडन निस्बतन एक नरम मिजाज शख्सियत है, मगर कोई ऐसा उसके पास इनकलाबी नारा नहीं है जैसे हमारे यहाँ कई नारे आए थे, कोई रोटी कपड़ा मकान ले लें, तो ऐसा दिलकश नारा तो कोई नहीं। लेकिन वहाँ पे
हारने की वजूहत ये हैं, लिहाजा वो जीत गया। कोई और भी होता तो शायद जीत जाता। ठीक है। अच्छा, इसमें अगर हम देखें ज़रा सा उसको दूसरे नुक्ता नज़र से, तो ये भी कहा जा रहा है कि जो इस्टेब्लिशमेंट है उसने कुछ काम करवाने के लिए इसका इंतखाब किया था ट्रंप का, जबकि ये उनके बिल्कुल भी उनकी तवक्कुआत के ऊपर पूरा नहीं उतरा और फिर इसे बदलना पड़ा। ऐसी कोई सूरत हाल आपको नज़र आती है? सख्त मिजाज शख्स में ये तो होता है, कंप्रोमाइजिंग नहीं होता। और अगर उससे जो वहाँ तवक्कुआत भी थी, अगर वहाँ भी एस्टेब्लिशमेंट का रोल है इस तरह से इंतखाबात पे, तो डेफिनेट वो करेंगे मुझे ऐसा। तो बेसिकली ये जो एक पहलू है, इसको देखते हुए और इसको पढ़ते हुए और इसको सुनते हुए कि ये पहलू वहाँ पर भी असरअंदाज हुआ है, तो मुझे लग रहा है कि शायद ये आने वाले दिनों में कुछ ऐसा ही पाकिस्तान में भी, क्योंकि पाकिस्तान के भी जो प्राइम मिनिस्टर हैं उनसे जो तवक्कुआत इस्टेब्लिशमेंट को थी वो फ़िलहाल तो पूरी नहीं हो रही। अब उसके लिए हाथ पाँव मारे जा रहे हैं। जहांगीर साहब को भी वापस बुला लिया गया है कि चीनी महंगी करने में चूँकि कहा जाता है कि उनका किरदार था, तो फिर उन्हीं को ही मिन्नत समाजत करके तो चीनी सस्ती करने के लिए भी रजामंद किया गया और एनआरओ दिया गया है। तो शायद उसको संभालने के लिए इस्टेब्लिशमेंट अभी भी मतलब सरगर्म है, लेकिन वो ये चाह रहे हैं कि हम पे जो इल्ज़ामात हैं उनको किसी न किसी तरीके से ओवरकम करें। अगर वो नहीं होते तो फिर कुछ ऐसी सूरत हाल आपको पाकिस्तान में भी नज़र आती है। अच्छा, जो है ना रोल एस्टेब्लिशमेंट का, वो चाहे एक इदारा हो या कई इदारों पे मुश्तमिल हो या अमेरिका का थिंक टैंक हो, उसका बहुत की रोल होता है। ठीक है। और हमारे आइन में, पाकिस्तान के आइन में, 73 के आइन में तो बाकायदा ये चीज़ है कि ख़ास तौर पे मिलिट्री के बारे में मैं कहूँ कि मिलिट्री इज़ कस्टोडियन ऑफ इंटेग्रिटी, स्टेबिलिटी एंड सिक्योरिटी ऑफ द नेशन, ऑफ द कंट्री। तो इसलिए वैसे तो हर शख्स को, चाहे कोई सिविल है या फ़ौजी है, उसको अपनी कौम और मुल्क की सलामती के लिए नज़र रखनी होती है। और अगर कोई कस्टोडियन है तो उसकी तो ख़ास नज़र होती है, तो उससे उसमें पार्टिसिपेट करना पड़ता है और करना चाहिए। अगर थिंक टैंक आज़ाद छोड़ दे तो इनके सदर भी, अमेरिका के सदर भी यहाँ से ज़्यादा फ़िरौन हो जाएंगे। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। यहाँ मैं फ़िरौन इसलिए कह रहा हूँ कि इन्होंने जो काम किए हैं वो मतलब इन्होंने तो एक ही काम एक दूसरे किया ना, को कुचलने के लिए, इन्होंने सिर्फ गालियां दी हैं बस। इसके अलावा तो मेरा ख्याल कुचलने है के लिए सब कुछ किया। इनका कोई काम आपको नजर आता है पाकिस्तान के जो इस वक्त के हुक्मरान हैं कि मासवाए गालियां देने के कोई और भी काम नजर ना आता सिर्फ है? ये हुक्मरान, माजी में भी देख लें, सिवाय एक दूसरे को कुचलने के या अपने असासे बनाने के, अपनी बादशाहत को तक़वियत देने के, तो इन्होंने नहीं चलें, कंपैरेटिवली इस किरदार का नाम फिरौनियत ये है। था, कंपैरेटिवली ये था कि फिरौन तो वो भी थे, लेकिन अवाम के लिए बहरहाल कुछ ना कुछ तरक्याती मंसूबे जारी रहते थे। वो गलत थे, वो ठीक थे, वो एक अलग बहस है, लेकिन कुछ ना कुछ होता था। लेकिन 2 सालों में हमें तो मासवाए गालियों के और कुछ इसने इस हुकूमत से ना मिला है ना सीखा है। अच्छा, आपकी तोप का रुख बार बार हुकूमत की तरफ हो रहा है तो इस पे बात कर लेते हैं। अच्छा, फ़िरौन किसी शख्स का नाम नहीं था, फ़िरौन एक किरदार का नाम है। तो जब ऐसा किरदार बाज़ लोगों में आ जाए तो उन्हें भी उस किरदार को फ़िरौनियत कहेंगे। तो इस लिहाज से मैं कहता हूँ, अब जो बाइडन ने वहाँ पे जो इलेक्शन जीतने के बाद जो स्पीच की है और उसके अंदर उसने एक ही बात, जो बड़ी खूबसूरत बात, और जो इमरान खान साहब ने भी इलेक्शन जीतने के फ़ौरन बाद जो स्पीच की थी वो बिल्कुल वैसी ही थी। उन्होंने कहा कि मैं पूरे अमेरिका का सदर हूँ और मैं सबको लेके साथ चलूँगा, मेरे लिए सब बराबर हैं, तो मैं ज़ाती तौर पे किसी के ख़िलाफ़ या उसमें, हमें मिल के काम करना, मिल के आगे बढ़ना है। लेकिन उनके कॉल में और इनके कॉल में मेरा ख्याल है कि फ़र्क बाद में सामने आएगा कि वो इस पर कायम रहेंगे, ये कायम नहीं रह सके। मेरे ख्याल वो रहेंगे, क्योंकि इस कदर नेगेटिव एटीट्यूड जो इस हुकूमत का रहा है वो तो शायद दुनिया में किसी का ना हो पाए, क्योंकि इन्होंने तो सारी तवज्जो एक ही पॉइंट पे रख दी कि उन मुखालफिन को कैसे कुचलना है, नैब को कैसे। एक ही इदारा काम कर रहा है इस वक्त मुल्क में और वो नैब, और वो भी एक ख़ास मकसद के तहत। तो ये चीज़ वहाँ नहीं होगी, वो मुल्क को ही चलाएंगे। फिर दूसरा है कि वो नेशंस हैं, ये हमारी नेशन अभी बनी नहीं है। और फिर ये कि वहाँ के जितने भी सदूर आते हैं
वो एक डिसिप्लिन के पाबंद हैं, वो थिंक टैंक के मातहत हैं और वो उसको ओबे करते हैं। उन्हें पता है कि एक सिस्टम बना हुआ है, लिहाजा उनकी पॉलिसियाँ इतनी अहम नहीं होती, पॉलिसियाँ पीछे से बन के आती हैं, थिंक टैंक की बन के आती हैं। अब उसमें जो शख्स हठ धर्म हो, ज़िद्दी हो, सख्त मिजाज हो, मसलन ट्रंप ले लें या बुश था, तो वो फिर सेकंड टर्म नहीं ले सकते। अमेरिका की तो तारीख पिछली 28 साल में जो भी आया 2 बारी लेके गया है। सिर्फ वही दूसरी बारी हार सकता है जो इंतहाई नाअहल समझ लें इस लिहाज से कि वो थिंक टैंक ने उसको रिजेक्ट कर दिया है। बिल्कुल ठीक बात है। तो अगर ये अच्छा, वैसे एज वाइज अगर हम देखें तो शायद ये एक टर्म लें, इन्होंने शायद कहा भी था जो बाइडन ने कि मैं एक ही टर्म लूँगा, क्योंकि शायद उम्र का तकाजा हो ज़्यादा है। लेकिन वो बड़े यंग नजर आते हैं इस उम्र में भी। तो जो लोग काम करते हैं वो जो कम लोग काम करते हैं वो बूढ़े नहीं होते और जज्बा इंसान को जवान रखता है। ठीक है। तो अगर उनकी सेहत और उम्र इजाज़त इस लिहाज से देगी तो वो दूसरा इलेक्शन भी लड़ेंगे और उम्मीद है कि वो ऐसे साबित नहीं होंगे जो सख्त मिजाज ट्रंप थे। अच्छा, पिछलों को भी देख लें, क्लिंटन को देख लें, ओबामा को देख लें, पॉलिसियाँ उनकी अंडरग्राउंड जो भी हों वो तो थिंक टैंक की होती हैं ज़्यादातर, लेकिन उनकी शख्सियत में कुछ खुश मिजाजी थी। अच्छा, जो अमेरिका के अंदर जो भी हालात पैदा होते हैं उसके असरात पाकिस्तान के ऊपर आते हैं। ये भी पिछले दिनों कहा जा रहा था कि जो इतना सख्त बयानिया है नवाज शरीफ का, तो इसको भी आशीर्वाद हासिल हो गई है अमेरिका की। ये कहीं कुछ हलकों में ये कहा जा रहा था। ट्रंप चला गया, उसी की ज़ाहिर है आशीर्वाद थी। बयानिया वही रहेगा या दोबारा को मुलाकातें करना पड़ेंगी, और अगर वही बयानिया रहता है तो फिर वो जो बातें हो रही थी कि इसको आशीर्वाद हासिल, वो गलत साबित होंगी। मेरा ख्याल है कि अमेरिकी क़यादत से उसका ताल्लुक़ शायद नहीं है। ठीक है, क्योंकि ट्रंप से ताल्लुकात तो इमरान खान के भी ठीक थे। ठीक है, तो इसमें तो कोई ऐसी बात नहीं कि उसकी दोस्ती थी और उसकी नहीं थी और उसकी आशीर्वाद हासिल थी, ऐसा भी हम नहीं कह सकते। इमरान अपने नहीं, उसमें इमरान से जो ताल्लुकात थे वो कुछ और नोयत के थे। जो लिंक किया जाता है वो मोदी को, ट्रंप को और नवाज शरीफ को आपस में लिंक किया जाता है। तो उस हवाले से ये कहा जाता है कि वो जो उनका जो बयानिया एकदम उन्होंने अपनाया, तो उसमें कहीं दूसरी चीज़ों के भी उसमें ट्रंप का रोल नहीं होगा कि मोदी यानी इंडिया कह लें, इंडिया, पाकिस्तान और अमेरिका, उसमें इंडिया, पाकिस्तान और अमेरिका की बात नहीं कर रहा मैं मोदी, नवाज शरीफ और ट्रंप की बात कर रहा हूं। तो उसमें थिंक टैंक की पॉलिसियाँ चलती हैं। अमेरिका के इंडिया के साथ बहुत मफादात मुश्तरक है। ठीक है, इंडिया बहुत बड़ा मुल्क है और उनके आपस में इक़्तिसादी मामलात बहुत गहरे हैं, इसलिए उनको तो उनके साथ चलना है और यही वजह है कि वो इस मामले में साफ गोई से काम नहीं ले रहे और कश्मीर के मामले में वो हक गोई कहले नहीं कर रहे और वो फैसले सादर नहीं कर रहे। वरना नहीं, लेकिन वो अब आपको क्या लगता है जो बाइडेन इस पे कोई अपना मौक़िफ़ लेगा? नहीं लेगा, नहीं लेगा। कश्मीर के हवाले से कश्मीर उनके लिए सेकेंडरी है और उनके मुल्की मफादात जो इंडिया के साथ हैं, तजारती मफादात, वो प्राइमरी हैं उनके लिए। तो इसलिए वो मेरा नहीं ख्याल कि उसमें पॉलिसी में कोई चेंज आएगी। हाँ, अलबत्ता ये कि पाकिस्तान के साथ जो ताल्लुकात आप कह रहे हैं 19-20 का फ़र्क शायद हो जाए, कोई हर एक के थोड़ा सा ज़हन मुख्तलिफ होता है, बाज़ ज़हनी तौर पे ख़िलाफ़ होते हैं, बाज़ ज़रा मुतदिल होते हैं, तो हो सकता है 19-20 का फ़र्क पड़े, वरना ज़्यादा नहीं पड़ेगा। अच्छा, एक और बात कि हम गुज़श्ता कोई 8-10 सालों से जब से CPEC प्रॉपरली शुरू हुआ है, तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा हम सुनते आए, पढ़ते आए और हमारे जो लीडर हैं उसके ऊपर खराज तहसीन भी समेटते आए कि हमारे जो ताल्लुकात हैं वो चाइना से बहुत मजबूत हैं। चाइना बिल्कुल ताकत शिफ्ट हो रही है चाइना के अंदर और पूरी दुनिया की जो इस वक्त सिनेरियो है पूरी दुनिया का वो चेंज हो रहा है। और चाइना, नो डाउट कि चाइना ने बहुत तरक्की की और चाइना बिल्कुल हमारे साथ है। तो चाइना अगर हर हवाले से हमारे साथ भी है, हमारे साथ हमारा दोस्त भी है और चाइना सुपर पावर भी बनता जा रहा है, जो कि किसी हद तक बन चुका है इकोनॉमी के अंदर, अगर उसके सारे वो अदाद शुमार आप लें।
तो आपको पता चलेगा कि वो कहाँ पे है। हमारी तवज्जो चाइना से इस वक्त तकरीबन हट चुकी हुई है। मतलब चाइना को हम वो उस तरह की अहमियत नहीं दे रहे जो हम आज से कोई 2 साल पहले दे रहे थे, और हमने नज़रें फिर उठा के तो अमेरिका के ऊपर रख ली हैं। तो ये क्या आपको मामला नज़र आता है, जबकि सी पैक हम उनके साथ कर रहे हैं, बाकी सारी शेयरिंग हमारी उनके साथ है, लेकिन देख हम फिर अमेरिका की तरफ रहे। देखें, अभी तक इस ग्लोबल विलेज का नंबरदार अमेरिका है। ठीक है, चाहे पावर कन्वर्ट हो रही है उस तरफ, लेकिन अभी हुई नहीं है। और अमेरिका दुनिया के निज़ाम को इस लिहाज से अप्स एंड डाउन्स करवाता रहता है। तो अमेरिका से दुश्मनी पाकिस्तान नहीं ले सकता, और दुश्मन बनाना भी नहीं चाहिए। हमें सबके साथ, पूरी दुनिया के साथ दोस्ती का ताल्लुक़ रखना है। चाइना के साथ है हमारा ताल्लुक़, ये तजारती कह लें या ये हम जो मंसूबे उनको दे रहे हैं, बनवा रहे हैं, इस लिहाज से कह लें। अब अगर हमारा ज़्यादा ताल्लुक़ बन जाता है चाइना के साथ, और ये सी पैक की बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, तो अमेरिका के नुकसान में है कि हमारी दोस्ती अगर चाइना से होती है तो अमेरिका का एक दोस्त जाता है, क्योंकि अमेरिका और चाइना आपस में मुखालिफ हैं। तो अमेरिका ये बर्दाश्त नहीं कर सकता कि उसका कोई दोस्त उससे टूट जाए। मफादात के अलावा वैसे भी तो आपको दोस्त दुनिया में चाहिए होते हैं, ज़रूरत पड़ती है। तो वो ये नहीं चाहेगा कि वो कमज़ोर हो और उसका दुश्मन मजबूत हो जाए, लिहाजा उसने रुकावटें डाल दी, जिसकी वजह से हमारा ये ध्यान चाइना से कन्वर्ट हुआ। अब ये जो रुकावटें उसने डाल दी, ये रुकावटें पाकिस्तान के मफाद में या पाकिस्तान के खिलाफ? जी, इसके दोनों पहलू हैं कि अगर तो हम चाइना से इतने ताल्लुकात बढ़ा लेते हैं कि चाइना हमारे मुल्क में आ जाता है पूरी तरह से, जिस तरह से, जिस अंदाज से हम चल रहे थे, ठीक है, सब कुछ ही दिए जा रहे हैं, गवादर भी दे दिया, सी पैक भी दे दिया, और भी इंडस्ट्री भी लगवा रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। तो हमारा, देखिए मैं एक बात कहूँगा, आपने अच्छा हुआ कि ये लफ्ज़ नहीं कहा कि चाइना हमारा दोस्त है। ठीक है, ये हमारी पाक चाइना दोस्ती लोग कहते हैं, मैं नहीं कहता ये बात। क्यों कि गरीब का कोई दोस्त नहीं होता। ठीक है, चाइना उस वक्त तक दोस्त है जब तक हम उससे लेके खा रहे हैं और वो हमें खिला रहा है। जिस दिन उसने अपना कर्जा वापस मांगा तो हम तो पहले ही मकरूज़ हैं, और मज़ीद कर्जे मांग रहे हैं, हम वापस कहाँ से करेंगे? ठीक है। और उसका भी एक दस्तूर है कि कोई कर्जा वापस नहीं करता तो वो उस चीज़ पे कब्जा कर लेता है। और उसने अगर कहाँ कब्जा किया है? श्रीलंका गलबन उनके पोर्ट पे किया ना, उसने बनाई, उन पैसे वापस मांगे, उन्होंने नहीं दिए, उन्होंने कब्जा कर लिया। तो ये सबको पता है। अब हमारा जो ये सी पैक है, ये पाकिस्तान के एक कोने से दूसरे कोने तक है। ठीक है। और अगर इस पे कोई काबिज हो जाए, पाकिस्तान पे कब्जा हो गया। हाँ। तो हमें ये चीज़ें मद्देनज़र रखनी होंगी कि हम किसी को यूँ सब कुछ न दे बैठें। हम मुआहदे करें तो ज़रा सोच समझ के करें, इस अंदाज में करें कि उनको हम निभा सकें, कौम को फ़रोख्त ना कर दें। हम असल बात ये है कि हम अपना मुल्क ख़ुद बनाएं, अपनी कौम बनाएं, तालीम 100% करें, हुनर 100% करें, रोज़गार 100% करें, इंडस्ट्री को डेवलप करें, मैक्सिमम जो रिबेट देनी है वो इंडस्ट्री को, जो भी आपने कवरेज देनी है इंडस्ट्री को मैक्सिमम करें, रोज़गार बने। उस पे तो खैर हम अपनी कौम बनेगी, मईशत के हवाले से हम फिर बात करेंगे। नहीं, सिर्फ मईशत नहीं, आपकी कौम अगर बन गई ना, तालीम याफ्ता कौम, हुनरमंद कौम बनाने तो के लिए अपना सी पैक आप खुद बनाएंगे। ये जो आप बात कर रहे हैं कौम बनाने वाली, ये तो अभी हमें कहीं दूर दूर तक नजर नहीं आ रहा। अल्लाह करे बन जाए। ईरान पर जो पाबंदियां लगी थी ट्रंप के दौरे हुकूमत में, वो ख़त्म होंगी जो बाइडेन के आने से ही? देखें, पॉलिसी फिर वही थिंक टैंक की चलेंगी। अच्छा, थोड़ा सा फ़र्क पड़ सकता है अगर ये नरम मिजाज हैं और थोड़ा सा नरमी दिखाते हैं और ईरान नेगोशिएशंस पे आ जाता है, तो ये बैठ के मुआहदे कर सकते हैं कि हम एक दूसरे के ख़िलाफ़ नहीं चलेंगे। इतना अरसा गुजर गया, बहुत कुछ खोया है, थोड़ा सा नरमी इख्तियार कर लें तो पॉसिबल है। लेकिन क्योंकि ये पॉलिसीज़ असल चलती हैं थिंक टैंक से और ईरान की भी जो बुनियादी क़यादत है उससे, तो उसमें क्या तब्दीली आएगी, थोड़ी बहुत पॉसिबल तो है, अल्लाह करे आ जाए। क्योंकि देखें, मुखालफत और दुश्मनी में गंवाया ही जाता, मिलता कुछ नहीं है। मीडिया चौथा स्तून था पाकिस्तान में,
उस चौथे सुतून को हटा के उसको बिल्कुल लपेट के रख दिया इस हुकूमत ने। जो बाइडन के आने से मीडिया को थोड़ी सी बेहतरी नज़र आ रही है। आप जो कह रहे हैं मीर शकीलुर रहमान का किस्सा, ये एक कोइंसिडेंस भी हो सकता है कि उधर से हाँ, जो बाइडन आया मतलब मैंने है उधर उससे से, रिलेट तो नहीं किया, लेकिन जैसे साद रफ़ीक इतने अरसे के बाद साल से ऊपर जेल में रह के फिर ज़मानत पे रह हो गए, कुछ भी नहीं निकला। इसी तरह बाकी लोग हो जाते हैं, इसी तरह एक दिन शहबाज शरीफ भी हो जाएंगे। तो ये जो ना बिला वजह जब तक अदालत सज़ा नहीं सुनाती किसी को जेल में रखा नहीं जा सकता। चलें, इसके ऊपर फिर अगले प्रोग्राम में बात करेंगे। ये बड़ी खूबसूरत बात है, नैब के हवाले से बात करेंगे अगले प्रोग्राम के अंदर कि नैब का रोल असल में क्या होना चाहिए। और दूसरी बात करेंगे कि जो इस वक्त गिलगित बल्तिस्तान के अंदर जो इलेक्शन हो रहे हैं उसमें कौन क्या क्या कर रहा है और कौन कौन से इल्ज़ामात किस किस के ऊपर लग रहे हैं, उन सब पे बात करेंगे। आपका बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। हमारे प्रोग्राम का वक्त आपने इख्तिताम को पहुँच रहा है। नाज़रीन, इसके साथ ही मुनव्वर अतीक को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।